नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखते हुए हम लोग अपने चैनल पर अब सामान्य ज्ञान की एक पूरी सीरीज चलाएंगे और उसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 26 जुलाई को भारत में प्रति वर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सामने आपके, एक जल दिवस, दूसरा किसान दिवस, तीसरा कारगिल विजय दिवस, चौथा पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रति वर्ष 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके बारे में अगर मैं कुछ जानकारी आपको दूं कि जैसा कि हमें पता है कि सन 1999 में जब लद्दाख के जो ऊपरी क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वहाँ की जो चोटियाँ हैं जैसे टाइगर हिल हुई, द्रास हुई, बाल्टेक हुई, यहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती है दोस्तों कि लगभग -50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का पारा पहुँच जाता है। तो पहले क्या हुआ करते थे कि हमारे जवान वहाँ से नीचे उतर आया करते थे, और लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के पाकिस्तान ने हमारे यहाँ घुसपैठ कर दी दोस्तों और इन चोटियों पे कर लिया कब्जा, जिसकी जानकारी 3 मई को पता चला। जब वहाँ के चरवाहे जब गए तो उन्होंने देखा कि भारतीय सेना की जगह कोई अन्य लोग वहाँ पर कब्जा किए हैं। तो इसके बदले में जब भारत ने अपनी पेट्रोलिंग पार्टी भेजी तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया और हमारे जवान शहीद हो गए। इसके बाद कई दिनों तक युद्ध चला और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वयं कहा कि अब कारगिल में युद्ध के हालात हो गए हैं। इसके जवाब में 26 मई को एयरफोर्स हमला किया, लेकिन 27 मई को, जो कि वो ऊंचाई पर बैठे हुए थे कब्जा करके दोस्तों, घुसपैठिए आतंकवादी, उन्होंने हमारा एक विमान भी मार गिराया, एक या 2 गिरा दिए थे, जिसमें हमारे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा जी की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, और के नचिकेता जी को उन्होंने बंदी बना लिया था दोस्तों। किंतु हमारे जवानों ने बहुत शौर्यता वीरता का परिचय देते हुए 26 जुलाई को कारगिल पे विजय प्राप्त करी और अपने देश को घुसपैठियों से मुक्त कराया दोस्तों। तो 26 जुलाई को प्रतिवर्ष हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, अच्छे से याद रखना है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लंबे समय तक शांत रहने वाले और उसके पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि वह ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं जो कुछ दिन तक शांत रहे लंबे समय तक, उसके बाद उनमें विस्फोट हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, अंग्रेजी में से डोरमेंट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, या प्रसुप्त कहते हैं, जो आपको कहना हो। आप लोगों को पता होगा कि 4 नहीं, आप 4 तो दिए, लेकिन 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। एक होता है सक्रिय, जिसे हम लोग एक्टिव ज्वालामुखी कहते हैं, दूसरा सुषुप्त और तीसरा मृत। देखिए, इनमें अंतर क्या होता है कि जो एक्टिव होते हैं वो प्राय उनमें विस्फोट होते रहते हैं, ठीक है, और सुषुप्त ऐसे होते हैं जो कई दिनों तक शांत रहे, उसके बाद अचानक उनमें विस्फोट हो जाए। और मृत ज्वालामुखी वह होते हैं जिनमें विस्फोट होने के बाद फिर कभी उनमें विस्फोट ना हो, या वो एक प्रकार से शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि सुषुप्त की अगर हम लोग बात करें तो जैसे वेसुवियस हो गया, आपका नारकोंडम हो गया, है ना, चिंबो राजा हो गया, फ्यूजियामा हो गया, ये कुछ ऐसे प्रसिद्ध क्या है, विसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको पता होगा कि जो किलायू या किलामू बोलते हैं, जिससे हम लोग मोनोलोआ द्वीप में है दोस्तों, मोनोलोआ तो अलग है, और किलामू जो है ज्वालामुखी, ये सबसे सक्रिय है। ठीक है, तो आपको याद रखना। और चिंबो राजा की बात करें तो यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जो कहाँ पर है, एक्वाडोर पर, एंडीज पर्वत पे। और भी कई सारे हैं, तो अगर आपको ये देखना है तो आप हमारा ज्वालामुखी वाला वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ठीक है, का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रीयकरण का मतलब नेशनलाइजेशन इसका कब हुआ, तो हम लोगों को जानना, पहले हम RBI की बात हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो भारत का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और भारत का सेंट्रल बैंक है। और इसी के अंतर्गत हमारी मुद्रा का सब कुछ, जो आय व्यय का ब्यौरा सब होता है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और अभी वर्तमान में अगर हम लोग RBI के जो गवर्नर जनरल की बात करें, वह है शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जी हैं। और अगर हम नेशनलाइजेशन की बात करें तो सन 1949, 1 जनवरी 1949 को, ऑप्शन नंबर 3 यह सही है, इसका नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहां से मिलता है। देखिए, मैंने सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन रखे हैं, इतिहास के भी हैं, भूगोल के भी हैं, और आपको अगर आप देखते हैं तो लास्ट आपका अर्थशास्त्र से आया था,
जो मैंने इसमें रिजर्व बैंक की बात करी थी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल मिस करें, अंत तक देखें। और जो 20 क्वेश्चन है, अगर आप 20 में 12 या 13 भी कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण। देखिए दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे जो पुराणों की बात है, हिंदू या सनातन धर्म के अनुसार हमारे 18 पुराण है। कितने हैं? 18 पुराण है। तो उनमें ये 4 पुराण दिए हैं और इनमें पूछा गया है कि लिंग पूजा का जो पहला स्पष्ट पुराण मिला है वो किस पुराण से मिला है। तो दोस्तों यह मिला है मत्स्य पुराण से। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, याद रखना है। और कभी कभी अगर पूछ देते हैं कि जो पुराण थे इनकी स्थापना या इन्हें किन रचयिता कौन थे, तो उसका उत्तर होगा महर्षि व्यास जी इसके रचयिता थे पुराणों के। कहा जाता है भगवान विष्णु के अवतार थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और ये मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में लगभग 14,000 श्लोक हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ की फसल काटी जाती है जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि फसल 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो अभी वर्तमान में जैसे अगस्त का महीना आने वाला है, जुलाई लास्ट है, और अभी ये आपकी खरीफ की ही फसल की बुवाई चल रही है। इसमें धान हुआ, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, मक्का है, मूंगफली, सोयाबीन आदि। तो इसकी जो कटाई होगी जाके वो रबी की फसल की शुरुआत में होती है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 3 हुआ, नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है, उसका रबी की फसल आती है और रबी की फसल के अंत में फिर जाके जायद की फसल आती है गर्मियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे खजुराहो कहाँ है दोस्तों। जो खजुराहो है दोस्तों यह पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, और खजुराहो वहाँ का जिला है। और जो कंदारिया महादेव के मंदिर की बात हो रही दोस्तों, इसका एक नाम और है चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, क्या नाम है? चतुर्भुज मंदिर। और दोस्तों इसे बनवाया था राजा यशोवर्मन ने, जो चंदेल वंश के थे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4। किसने बनवाया था? लिख लीजिए, यशोवर्मन। और यशोवर्मन किनके पुत्र थे? हर्षवर्मन के, राजा हर्ष के। ठीक, तो और लगभग अगर बात करें इसके बनवाने की तो 1025 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य बना था दोस्तों, जो खजुराहो में कंदारिया महादेव का मंदिर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल नहीं होना। देखिए जो खनिज तेल ही क्षेत्र होंगे, आपको पहले तो याद रखना है कि समुद्री तटीय किनारे होंगे। ठीक, और समुद्री तटीय किनारा जो है आपका, जिसमें सबसे ज्यादा खनिज तेल मिलता है वह है मुंबई अपतट क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों इसका। और इसे देखने के लिए आप हमारा जो बंदरगाह वाला मैंने वीडियो बनाया है उसे देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, ये मेरी गारंटी है। मैंने उसमें सब कुछ कवर किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है यह है आपके उत्तर प्रदेश के चंदेली में। ठीक है, चंदौली जिसे बोलते हैं। तो चंद्रप्रभा और चंदौली, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। अब कुछ और समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख और भी वन अभ्यारण्य हैं, जैसे आपका दुधवा हुआ लखीमपुर खीरी में है ना, कछुआ वन अभ्यारण्य हुआ वाराणसी में, नवाबगंज में, लखनऊ में हुआ जो पक्षी विहार है, ऐसे कई सारे हैं। ठीक, और पीलीभीत में भी है आपका। तो जो चंद्रप्रभा है वह उत्तर प्रदेश में है इस समय। और आपके जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा। ठीक है, उत्तराखंड की आपको पता ही होगा, जिम कार्बेट सबसे पुराना है, और उत्तर प्रदेश में पड़ता है चंद्रप्रभा, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? ठीक है, असिंचित। ठीक है दोस्तों, सीधी बात है कि पहले तो हम लोग सोचेंगे असिंचित खेती होती क्या है, ये भी समझना जरूरी है। देखिए जहां पर पानी की बहुत कमी हो, पानी की पहुंच ना हो रही हो, और खेती क्या हो, बरसात के पानी पर ही निर्भर हो। ठीक है, यह होती है असिंचित, यानी असिंचित, जहां सींचा ना जा सके ऐसा क्षेत्र। तो दोस्तों सीधी बात है कि जहां पठार और पहाड़ ज्यादा होंगे वहां पे असिंचित होगी। तो इसका उत्तर है दक्कन के पठार। और भारत की दक्कन की पठार सबसे बड़ी श्रृंखला है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है आपको पता होगा? 300 से 900 मीटर के आसपास दोस्तों, और हाईएस्ट पॉइंट इसका 600 मीटर तक भी गया है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और सुनिए कि ये दक्कन का पठार है जो सतपुड़ा महादेव यानी मध्य प्रदेश के नीचे से शुरुआत होकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी पठारी श्रृंखला है दक्कन के पठार। ठीक, अच्छा और भी आप लोगों ने जैसे इसमें कोरोमंडल का मैदान, इसे क्या कहते हैं? देखिए मैं आपको कोरोमंडल का मैदान बता दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं ये हमारा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है दक्षिण का। ठीक है, तो इसका ये हिस्सा है दक्षिण पूर्व वाला, यानी तमिलनाडु से लेके आंध्रा उड़ीसा तक ऊपर, ये कहलाता है आपका कोरोमंडल। ठीक है,
इधर गुजरात वाला कोंकण हो जाता है, फिर मालाबार तट आता है, ठीक। तो ये कोरोमंडल जो तट है वह कौन सा आपका दक्षिणी पूर्व वाला, ठीक, याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों की लिपि है, देखिए दोस्तों आपको पता है कि जो सिख हैं हमारे, उनकी जो भी ग्रंथ साहिब लिखे हुए हैं वह है आपकी गुरमुखी लिपि में, ठीक है। गुरुओं के मुख से जो लिपि निकली वही गुरमुखी है, और गुरुओं की ही पूजा होती है सिख धर्म में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गुरमुखी लिपि में सिखों की लिपि है, जो भी उनके ग्रंथ हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, विज्ञान से भी संबंधित है दोस्तों। मैंने कहा ना था कि मैंने सभी क्वेश्चन को लिया है। देखिए दोस्तों आपको बता दूं कि पहले हम लोग एक अच्छे से ब्रीफली समझेंगे इसको, ज्वार भाटा है क्या, क्यों बनता है और क्या कारण है इसके। देखिए दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है वह क्या करती है, पृथ्वी घूमती है आपकी सूर्य जैसे ये बना, इसके चारों ओर अपनी ये पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है चंद्रमा, ठीक है। तो जब चंद्रमा पास आता है पृथ्वी में, तो वह आकर्षण बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है दोस्तों। तो पृथ्वी के ठोसीय जगह पर तो उसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो जलीय समुद्री क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हलचल उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि जब सागरों और महासागरों का जल स्तर सामान्य स्तर से ऊपर उठता है या आगे को ऊपर उठ के बढ़ता है, उसे बोलते हैं हम लोग ज्वार, ठीक है, यानी कि जल का ऊपर उठना। और जब वह नीचे गिरता है तो उसे बोलते हैं भाटा, ठीक है। तो ये तो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है किससे, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण लगता है, आकर्षण बल का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल की किसने खोज की थी, हमारे न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने, ठीक। उन्होंने बताया भी था, एक सिद्धांत दिया था कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है वह पिंड की जो मात्रा या द्रव्यमान होता है उसके समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये नहीं आपको जानना, इतना जरूरी भी नहीं है। आप बस इतना समझेंगे कि यदि कोई आपसे पूछता है कि ज्वार भाटा क्या है ठीक है, तो उसकी आप सीधी सीधी परिभाषा देंगे कि जब चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठना और ऊपर उठ के नीचे गिरना को हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि इसमें दोनों को आकर्षण बल लगता है, सूर्य का भी लगेगा और चंद्रमा का भी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको मेरा ये सब समझ में आता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संसद के कौन से संबंधित वाक्य नहीं है या जो संसद से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं, आमुख। आमुख का मतलब कोई चीज को शुरुआत करना, आरंभ करना। तो देखिए संसद आरंभ भी होती है, ठीक है, स्थगन स्थगन भी होती है, और भंग करना, भंग भी हो जाती है संसद जब नहीं चल पाती है। तो ये तीनों तो संसद के संबंधित हैं। तो कौन बचा फिर, चौथा, अर्थात बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का मरुस्थल विहीन, ठीक है, मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन देखेंगे। पहला दिया एशिया, यूरोप, अफ्रीका और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऐसा महाद्वीप जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है वह है आपका यूरोप महाद्वीप, ठीक है। हमारा छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों यूरोप। आपको इसके बारे में बता दूं, 52 देश आते हैं लिखित में 51 है, क्योंकि 52वां रसिया और उसमें थोड़ा एशिया और यूरोप में विवादित है। तो दोस्तों और इसके बारे में बता दें, यूरोप महाद्वीप में लगभग 6.8% भूभाग है इसका, और समुद्र तल से 302 मीटर ऊंचा है, ये भी तो आप लोग जानते ही होंगे। सबसे जो इसका ऊंचा शिखर है वो माउंट एल्ब्रोस है ना। इसे हम लोग प्रायद्वीपों या महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से। सबसे बड़ी झील की बात करें तो लैडोगा इसकी सबसे बड़ी झील है। लंबी नदी ओल्गा है, मतलब कई सारे हैं। अगर आपको ये जानना है तो मैंने महाद्वीप पर भी एक वीडियो बनाया दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो है, आप लोगों से जरूर चेकआउट करें। और देशों की बात करें तो कई देश इसमें आते हैं, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में। और सर्वोच्च शिखर कौन सा इसका हम लोग बात करते हैं तो माउंट एल्ब्रस है। बड़ा देश अगर बात करें कि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, वह रूस है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा वेटिकन सिटी है। तो ठीक है दोस्तों, अगर सभी महाद्वीप के बारे में बात करेंगे तो एशिया आपको पता ही है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका जिसे हम लोग अंध महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। और अगर बात भी करें तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है दोस्तों। इसका सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल आता है सहारा मरुस्थल, इसी देश में है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यह सबसे छोटा ही महाद्वीप मान लीजिए 7वें नंबर पे आता है, चूँकि है ना। और भी खासियत है इसकी,
ऑस्ट्रेलिया की क्या है इसका बताइए। अगर आप लोगों ने इसे प्यासी झील का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसमें पीने वाले महाद्वीप इसमें पीने वाले जल की बहुत कमी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विश्व का मरुस्थल विहीन कौन सा, ये तो आपको याद ही रखना, वह है आपका यूरोप। ठीक है, फिर से मैं एक बार टिक कर दे रहा हूँ, एक भी मरुस्थल नहीं है यूरोप महाद्वीप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। तो दोस्तों सीधी बात है कि आपको पता होगा, देखिए मैं से गुजराती गुजरात में बोली जाती है, पुर्तगाली अब अपने यहाँ की पुर्तगीज कोई भाषा रह नहीं गई है दोस्तों। ठीक है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, मध्य महाराष्ट्र में। लेकिन अगर हम लोग महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे चलेंगे, ठीक है, जैसे कि सपोज करिए हमारा प्रायद्वीप है और यहाँ महाराष्ट्र है, तो जब ये हम लोग महाराष्ट्र से थोड़ा नीचे चलते हैं दक्षिण भाग में, यहाँ आता है गोवा। तो ये गोवा की सबसे जो राजकृत या स्वीकृत राजभाषा है वह है आपकी कोंकणी। कोंकणी बोली तो जाती है महाराष्ट्र में भी, लेकिन बिल्कुल दक्षिण महाराष्ट्र में आके बोली जाती है, फिर गोवा में भी बोला जाता है ऐसे, है ना, और यहीं कहीं थोड़ा थोड़ा कर्नाटक के भी उत्तरी क्षेत्रों में से बोला जाता है दोस्तों। तो स्वीकृत राजभाषा किसकी है, गोवा की, कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, यानी ऐसे वस्त्र जिसमें आग ना पकड़े, आग की गर्मी ना लगे। तो दोस्तों वह पदार्थ होता है आपका एस्बेस्टस। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो हमारे फायर ब्रिगेड कर्मचारी होते हैं वह एस्बेस्टस से बने हुए कपड़े पहनते हैं। इनका गलनांक हाई होता है, इसलिए इसमें जल्दी से आग नहीं लगती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। देखिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं बाल गंगाधर तिलक अर्थात लोकमान्य तिलक, जिनका उपनाम था दोस्तों। और इनका फेमस एक नारा था, आप लोगों को याद हो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, इनकी बात करें, इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 में दोस्तों, 23 जुलाई 1856, और इनकी मृत्यु हो गई थी सन 1920 में। तारीख थी लगभग 1 अगस्त। ठीक है, लगभग क्या सही कंफर्म हूँ मैं, 1 अगस्त। तो दोस्तों महाराष्ट्र में ही पैदा हुए थे, रत्नागिरी में, और इनकी मृत्यु भी मुंबई में हुई थी दोस्तों। एक राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, स्वतंत्रता संग्रामी थे दोस्तों, और जो इंडिया लीग का संस्थापना हुई थी उसमें भी ये एक थे। तो आप बात करेंगे कि इनकी राजनीतिक गुरु ये किन को कहते थे। ठीक है, तो ये एक राजनीतिक गुरु कहते थे अपने शिशिर कुमार घोष जी को। ठीक है, यह भी एक स्वतंत्रता संग्रामी थे, राष्ट्रवादी पत्रकार थे। 1840 में इनका जन्म हुआ था, 1911 में मृत्यु हुई दोस्तों इनकी, और स्वतंत्रता संग्रामी थे। इनको ही बाल गंगाधर तिलक जी अपना गुरु मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, अर्थात जो हमारा मॉडर्न इंडिया है किसे इसका जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए दोस्तों महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, भगत सिंह और लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जी को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इनका भारतीय जो सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण हुआ था इसके क्षेत्र में विशेष स्थान है दोस्तों। इन्होंने 20 अगस्त 1828 में, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी 1828 में 20 अगस्त को, याद रखना है। कई बार पूछा जाता है ब्रह्म समाज हुआ, आर्य समाज हुआ। ठीक है, बुदयानंद सरस्वती जी थे, तो ब्रह्म समाज का स्थापना किन्होंने की, राजा राममोहन राय ने दोस्तों। और इन्होंने बंगाल का भी पुनर्जागरण को प्रभावित किया दोस्तों। और बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा, जाति व्यवस्था, बलि एवं पर्दा प्रथा, जितनी भी कुरीतियां थीं अपने समाज में, इनका इन्होंने विरोध किया। और इनकी मेहनत के चलते 1829 में सर विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। ठीक है, इनके पिता का नाम रमाकांतो राय था, माता का नाम तारणी देवी था। 1772 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। बहुत मैंने एक सोशल रिफॉर्मर से समाज सुधारक पे भी वीडियो बनाया है, मेरा शुरुआती समय का है दोस्तों, देख सकते हो उसको आप, अच्छी सी जानकारी है उनमें। ठीक है, 1833 को इनकी मृत्यु हो गई थी यूके में। तो आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मोनालिसा क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मोनालिसा है एक चित्र, एक पेंटिंग। ठीक है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है दोस्तों। अब क्या है इसमें समझेंगे कि मोनालिसा को एक इटली के एक जो पेंटर थे लियोनार्डो दा विंची, पूछा जाता है कभी कभी, तो लिख लीजिए आप लोग, लियोनार्डो दा विंची। एक पिक्चर भी आई थी, पिक्चर एक थी, फिल्म आई थी इस पर दा विंची करके, विंची कोड करके। तो लियोनार्डो दा विंची ने इसको बनाया दोस्तों। और यह एक विचार मग्न स्त्री की फोटो है, एक महिला की फोटो है जिसके चेहरे पे हल्की मुस्कान है। ठीक है,
और लगभग ये 1503 और 1514 के बीच में निर्मित मानी जाती है दोस्तों। और जो एक वास्तविक जो इसकी मूर्ति है, या वो सॉरी मैं मूर्ति कह रहा हूँ, प्रिंट है या जो इसकी पेंटिंग है दोस्तों, वह 21 इंच लंबी है और लगभग 30 इंच चौड़ी है। ठीक है, तो मोनालिसा एक क्या है, एक पेंटिंग है दोस्तों, एक चित्र है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झूम है एक, झूम क्या है? तो दोस्तों झूम, अब झूमने से आप लोग लोक नृत्य मत समझ लेना। झूम है आपकी एक खेती, यानी ऑप्शन नंबर 4 कृषि करने का तरीका, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट अर्थात उत्तर पूर्व, यानी कि जो 7 सिस्टर्स जो हमारे प्रदेश कहे जाते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, है ना, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा सॉरी, तो मिजोरम और मेघालय सबसे ज़्यादा, आप मानिए मेघालय में सबसे ज़्यादा झूम खेती की जाती है दोस्तों। और क्या होता है इसमें तरीका दोस्तों, कि ये लोग कोई ज़मीन जैसे पड़ी है, वहाँ पे ये इन्होंने क्या करा कि वहाँ आग लगा दी। आग लगा के जो झाड़ फूस या जो भी पौधे जंगल जैसे थे वो साफ हो गए, वहाँ पे की इन्होंने खेती। और 1-2 साल जब तक खेती करी, जब तक उसकी उर्वरकता रही तब तक तो खेती करी, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ जाते हैं, नई जगह ढूंढ लेते हैं। तो इस जगह एक प्रकार इसको हम लोग स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। ठीक है, जगह बदल बदल कर स्थानांतरण, तो स्थानांतरण खेती भी इसको कहा जाता है। यह है झूम खेती, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। शालीमार बाग और निशात बाग यह कहाँ स्थित हैं? देखिए एंशिएंट हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत ली है मैंने, तो सबसे पहले समझेंगे दोस्तों, जो शालीमार बाग और निशात बाग हैं, यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर में है। ठीक है, जो ग्रीष्मकालीन वहाँ की राजधानी होती है श्रीनगर, डल झील के किनारे दोस्तों। अब इसकी खासियत समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे शालीमार की खासियत। शालीमार बाग को जहांगीर ने बनवाया था दोस्तों, मुगल शासक ने। ठीक है, और ये मुगल बगीचे का बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण है। और इन्होंने क्यों बनाया था? इनकी जो पत्नी थी मेहरुन्निसा, जिन्हें हम लोग नूरजहां के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उनकी याद में बनवाया था, उनके लिए बनवाया था, मेहरुन्निसा के लिए। और इतना सुंदर है दोस्तों कि जब यह तैयार हो गया, सन 1619 के आसपास ये बना है दोस्तों। इसको ही देखकर जहांगीर ने फिर कहा था फारसी में, जो एक वहाँ का वाक्य जो कि अभिव्यक्ति प्रसिद्ध है, कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। ठीक है, इसको फैज बख्श, गार्डन ऑफ चार मीनार, प्रेम का बाग आदि के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं निशात बाग की दोस्तों। ठीक है, तो निशात बाग में क्या दोस्तों, यह भी एक मुगल बाग है और भारत का सबसे बड़ा जो मुगल गार्डन है वह निशात बाग ही है आपका। ठीक, और यह भी डल झील के पूर्व में स्थित है दोस्तों, और सीढ़ीनुमा बाग है। निशात शब्द का अर्थ होता है दोस्तों हर्ष या खुशी, तो खुशियों का बगीचा, ऐसे हर्ष का बाग कुछ भी कह दें। 1633 में इसका निर्माण हुआ दोस्तों, और इसे किसने बनवाया 1633 में? हसन आरफ खान। हसन आरफ खान ये थे मेहरुन्निसा नूरजहां के भाई थे और मुमताज महल के पिता थे। पूरा नाम लिख लीजिए, हसन आरफ खान। तो दोस्तों ये शालीमार बाग और निशात बाग आपके भारत के श्रीनगर में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तो खत्म हो गया दोस्तों, और आज का वीडियो हम लोग यहीं पर इसको रोकेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट जो मैं 20 क्वेश्चन लाऊंगा वह इनसे भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो चेक करते रहिए अपनी तैयारी को, जुड़े रहिए नॉलेज यूनिवर्स 1 से। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।